देखिए बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण या फिर स्मॉल जी, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। बात समझो कि अभी तक बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरी का द्रव्यमान m2 है और इन दोनों के बीच दूरी r है। द्रव्यमान m1 और m1 और m2 इन दोनों के मध्य जो बल, यानी कि दो वस्तुओं के मध्य जो बल लगेगा उस बल को हमने क्या बोला था? गुरुत्वाकर्षण बल बोला था। उस बल को हमने क्या बोला था? गुरुत्वाकर्षण बल बोला था। अगर इन दोनों में से एक पृथ्वी है तो पृथ्वी और उस वस्तु के मध्य जो बल लगेगा उस बल को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्व बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? हम गुरुत्व बोलेंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मान लिया जाए एक वस्तु को मैंने क्या किया? मुक्त रूप से गिरा दिया। क्या कर दिया? मुक्त रूप से गिरा दिया। जैसे ही अपन किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, यानी कि गुरुत्व के कारण इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं। यही लिखा हुआ है। प्रत्येक पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैलकुलेट करते हैं बेटा जरा इसे हम। मान ले हम कि ये पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान कितना है हमारे पास में? कैपिटल M है। और इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास? कैपिटल R है। और एक स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी के केंद्र से कितनी? स्मॉल r दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, पृथ्वी केंद्र से स्मॉल r दूरी पर रखी है तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा? पृथ्वी के, क्योंकि केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल है तो इसकी दिशा किधर होगी? दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये इसकी जो है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होगी? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अगर पृथ्वी और इस वस्तु के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अपन देखें तो बल कितना लगेगा हमारे पास? F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया? R स्क्वायर। बल कितना है हमारे पास? F बराबर जो है जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना? R स्क्वायर आया। अगर मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण कितना हो जाएगा हमारे पास? F अपॉन M। और ये जो त्वरण उत्पन्न होगा इस त्वरण को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहां पर मैंने क्या किया? इसका मान रखा जी, F बल का मान रखा तो स्मॉल m से स्मॉल m चला गया तो g का मान कितना आ गया हमारे पास? जी m अपॉन कितना हो गया? स्मॉल r स्क्वायर। या फिर अगर अपन देखें कि मान लिया जाए कि पृथ्वी सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर है। कितनी? ये वस्तु पृथ्वी सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर है तो मैं इस स्मॉल r की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? r प्लस h लिख दूं बेटा। तो स्मॉल g की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? जी m अपॉन कितना हो गया? r प्लस h का होल स्क्वायर। जी प्लस आर, जी एम अपॉन कितना हो गया? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बात समझो बेटा जरा, अगर अपन यहां से बात करें तो मान लिया जाए हम पृथ्वी सतह से बहुत कम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। कहां पर बात कर रहे हैं? पृथ्वी सतह से बहुत कम ऊंचाई की, यानी कि h इज लेस देन किसके हमारे पास? r है। ठीक है, बहुत कम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऊंचाई के लिए हमारे पास में ये जी एच की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। तो स्मॉल जी की वैल्यू यानी कि पृथ्वी सतह पर इसका मान कितना हो जाएगा? जी एम अपॉन कितना हो गया बेटा हमारे पास? आर स्क्वायर। ठीक है, तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया हमारे पास? सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू हम लोगों को पता है 6.67 इंटू 10⁻11 और पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोगों को पता है 6 इंटू 10⁻24 kg और पृथ्वी की त्रिज्या हम लोगों को पता है कितनी? 6400 किलोमीटर। ये सारे ही मान अगर अपन यहां पर रख दें तो पृथ्वी सतह पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आता है हमारे पास? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, और अगर इसको FPS पद्धति में अगर देखें तो इसका मान कितना आ जाएगा? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये मान कहां पर है बेटा? पृथ्वी की सतह पर। तो 9.8 को हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसके मान को हम कितना ले लेते हैं? 10 के लगभग कितना ले लेते हैं हम? 10 ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। आगे और देखो जरा, यहां से दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर स्मॉल जी की अगर अपन बात करें तो स्मॉल जी जो है बेटा हमने कितना आया था हमारे पास? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा
इस स्मॉल जी का मान जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैं समान ऊंचाई से अगर हम जो है दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिरा दें तो दोनों में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? समान होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक और पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम बहुत स्मॉल हाइट की बात कर रहे हैं, h इज लेस देन r की बात कर रहे हैं, तो जब हम h इज लेस देन r की बात करेंगे तो इस स्मॉल g की वैल्यू यानी की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल हाइट के लिए स्मॉल g की वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम लोग? कांस्टेंट ले लेते हैं। बोले तो क्या ले लेते हैं? इसे हम नियत ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा जरा, इसको अगर घनत्व के पदों में देखना है तो घनत्व के पदों में देखना है तो द्रव्यमान को किस रूप में परिवर्तित कर दें अपन? आयतन गुणित घनत्व। तो मैंने आयतन लिखा कितना? 4/3 पाई r क्यूब, और घनत्व कितना है हमारे पास में? इसका रो है, तो यहां से क्या हो गया? r² से चला गया, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आ गया? 4/3 पाई g r रो आ गया। एक मान हमारे पास में द्रव्यमान के पदों में कितना आया? gm/r², और घनत्व के पदों में कितना आ गया? 4/3 पाई r रो g आ गया। थोड़ा सा हम इस चीज को वापस रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि अगर यहां पर देखो जरा, पृथ्वी जी का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों में क्या कर दें? हम परिवर्तन कर दें, या तो हम पृथ्वी के द्रव्यमान को बढ़ा दें या त्रिज्या को बढ़ा दें, या पृथ्वी की त्रिज्या को कम कर दें या त्रिज्या को बढ़ा दें। इस दोनों ही स्थिति में इस स्मॉल जी के मान में कितना परिवर्तन होगा ये हम लोगों को देखना है। तो यहां पर हम वेरिएशन यानी कि परिवर्तन कितना कर रहे हैं? हम 5% तक परिवर्तन कर रहे हैं। कितना परिवर्तन कर रहे हैं बेटा? 5% तक परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस प्रतिशत परिवर्तन कितना है हमारे पास? 5। तो इसके लिए एक रिजल्ट याद रखिएगा आप लोग कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है, तो डेल y अपॉन y ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? प्लस माइनस n, और किसके इक्वल होगा? डेल x अपॉन x के, डेल x अपॉन x के इक्वल होगा। ठीक है, इसी रिजल्ट से हम इसके सारे रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं। समझना जरा बात। पहला रिजल्ट हमारे पास में है कि अगर हम पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों में ही क्या कर दें? अल्प परिवर्तन। क्या कर दें हम? पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों में ही क्या कर दें हम? अल्प परिवर्तन। अल्प परिवर्तन का मतलब हमेशा क्या रहेगा हमारे पास में? अल्प परिवर्तन का मतलब हमेशा क्या रहेगा कि परिवर्तन कितना होना चाहिए हमारे पास? 5% तक परिवर्तन होना चाहिए। कहां तक परिवर्तन होना चाहिए? 5% तक परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात समझो जरा, द्रव्यमान त्रिज्या दोनों में परिवर्तन कर रहा हूं मैं, तो जी के मान में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा? डेल जी बाय जी, ये किसके बराबर होगा? डेल एम अपॉन एम माइनस 2 डेल आर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा, और देखें अपन कि यहां से देखो g की वैल्यू में एक बार और लिख रहा हूं, यहां पर जी एम अपॉन कितना था हमारे पास? r²। देखो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान नियत है, क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान अगर नियत है तो क्या हो गया? कैपिटल जी का मान नियत, m का मान भी नियत, तो स्मॉल जी किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया हमारे पास? r² के, या बोले तो ऐसा लिख दूं मैं कि स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया हमारे पास? r की पावर -2 के। अगेन हम उस रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। y कितना है हमारे पास में? g है, और x कितना है हमारे पास में? r है, और n कितना हो गया हमारे पास? -2। तो डेल g बाय g ये किसके इक्वल हो गया? -2 डेल आर ई अपॉन आर ई। अगर हमें प्रतिशत परिवर्तन चाहिए तो दोनों साइड किसका गुणा कर देंगे अपन? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा रिजल्ट देखें अपन कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास नियत है, देखो जरा, g का मान नियत, r का मान नियत। ठीक है, तो g किसके समानुपाती हो गया हमारे पास में? m के, तो डेल g बाय g किसके बराबर हो गया हमारे पास? डेल m अपॉन m के, क्योंकि y कितना g और x कितना हमारे पास में? m है। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रतिशत परिवर्तन चाहिएगा दोनों साइड किसका गुणा कर देंगे अपन? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ केस देखो जरा, अगर हमारे पास पृथ्वी का घनत्व नियत है, पृथ्वी का घनत्व नियत है, देखो बेटा जरा, घनत्व के पदों में हमने देखा था 4/3 पाई आर, और रो और कितना आया था हमारे पास में? जी आया था। ठीक है, 4/3 का मान नियत है, पाई का मान नियत है, घनत्व का मान ये नियत है, और कैपिटल जी का मान नियत है। तो स्मॉल जी किसके समानुपाती हो गया हमारे पास? आर के। तो अगेन कंपेयर किया, वाई कितना हमारे पास में? जी, एक्स कितना हमारे पास में? आर, और एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो डेल जी बाय जी की वैल्यू किसके बराबर हो गया हमारे पास? डेल आर अपॉन
r के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा, कुछ क्वेश्चंस में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। और ये पहला सवाल हमारे पास में है कि पृथ्वी सतह पर इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 700 किलोग्राम है। हमें उस ग्रह की सतह पर वस्तु का भार ज्ञात कर रहा है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/2 गुना है। भार हमें कहां पर ज्ञात करना है, उस ग्रह की सतह पर वस्तु का भार क्या कर रहा है हम लोगों को ज्ञात करना है। ग्रह की सतह पर, यानी कि उस ग्रह की सतह पर निकालना है, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा ग्रह की सतह पर, और जी किसका आ जाएगा बेटा, हमारे पास ग्रह का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं जी ग्रह का, तो हमने देखा था कि इस स्मॉल जी का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे लिखा है सवाल में कि इस ग्रह का जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना और ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी क्या है हमारे पास, 1/2 गुना, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है हमारे पास में, ये आधी है। ठीक है बेटा, यहां से देखो जरा, दोनों ही मान मैंने रखे, तो जी ऑफ प्लेनेट कितना हो गया हमारे पास में, जी और कितना हो गया m/7 और r बोले तो ये r² कितना हो गया हमारे पास में, यहां से अगर अपन देखें तो r/2 यानी कि r² कितना हो गया 4 ऊपर चला गया। याद करो जरा, इसका मान अप्रोक्सीमेट कितना आया था हमारे पास में, लगभग 10 के बराबर था। तो g किसके बराबर हो गया, g ऑफ प्लेनेट किसके बराबर हो जाएगा, 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बेटा कैलकुलेट कर रहा है क्या है, हमें भार कैलकुलेट करना है। तो जब भार कैलकुलेट करना है तो द्रव्यमान कितना है हमारे पास में 700 और जी कितना है हमारे पास 40/7, दोनों के मान रख दिए हमने, तो 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4000 न्यूटन। कितना आ गया हमारे पास में 4000 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो भार कितना आ गया हमारे पास में 4000 न्यूटन। एक सवाल और देखें कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 2% की वृद्धि और त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाए तो जी के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हम लोगों को बताना है। देखो जरा, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों में ही क्या कर रहा है बेटा, ये परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो इस जी के मान में परिवर्तन आएगा, निश्चित है। अब यहां पर देखो जरा, ये परिवर्तन जो कर रहा है ये क्या 5% तक परिवर्तन कर रहा है क्या, बिल्कुल 5% तक परिवर्तन कर रहा है। तो क्या कर दे अपन, यहां पर दोनों का रिजल्ट लिख दे, तो क्या था, दोनों में परिवर्तन कितना आया था, डेल g/g, ये किसके बराबर था हमारे पास, डेल m/m -2 डेल r अपॉन कितना था हमारे पास r। प्रतिशत परिवर्तन बोल रहा है तो दोनों साइड किसका गुणा कर दे अपन, 100 का गुणा कर दें। इसमें भी मैंने क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, यहां पर इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, इसमें मैंने यहां पर 100 का गुणा कर दिया और ये किसके बराबर है हमारे पास में, डेल g/g के बराबर है, और इधर भी हम किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब आगे बात समझो जरा, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, या तो हम पृथ्वी के द्रव्यमान में बढ़ाएंगे या पृथ्वी का द्रव्यमान क्या करेंगे, हम कम करेंगे। अगर कोई भी राशि, किसी भी राशि में अगर हमारे पास में वृद्धि हो रही है तो उसे हम धनात्मक साइन के साथ लिखेंगे, और किसी भी राशि में अगर हमारे पास कमी हो रही है तो उसे हम ऋणात्मक साइन के साथ लिखेंगे। कौन से साइन, कौन से चिन्ह के साथ लिखेंगे अपन, ऋणात्मक के साथ में। ध्यान रखना जरा, न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट हम लोग के काम आएगा। अगर किसी भी राशि में अगर हमारे पास वृद्धि हो रही है तो उसे हम कौन से साइन के साथ लिखेंगे, धनात्मक साइन के साथ लिखेंगे, और कमी अगर हो रही है तो उसे कौन से साइन के साथ लिखेंगे अपन, ऋणात्मक साइन के साथ लिखेंगे। तो आगे देखो जरा, हमें तो इसका मान तो ज्ञात करना है। द्रव्यमान में क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है बेटा, वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कर रहा है, कौन से साइन के साथ लिखे इसे अपन, पॉजिटिव के साथ लिखा, -2। और यहां पर देखो जरा, त्रिज्या में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। कमी कर रहा है तो कौन से साइन के साथ लिखें, माइनस के साथ लिखें। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4%। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है यहां पर इसके जो जी के मान में कितनी 4% तक हमारे पास में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आया, तो जी कितना 4% से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं बेटा हम लोग। यदि किसी ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का दुगना तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/1.5 गुना हो तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह का कितना गुना होगा।
बात समझो, पृथ्वी की सतह पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान देखें, देखो बेटा घनत्व की बात हुई तो रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे अपन, घनत्व वाला यूज करेंगे। तो क्या होगा 4/3 पाई आर रो और कितना हो गया जी। अब ग्रह की सतह पर चाहिए हमें तो क्या होगा 4/3 पाई, त्रिज्या किसकी हो जाएगी, ग्रह की, घनत्व किसका हो जाएगा, ग्रह का, लेकिन जी के मान में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अब सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल में लिखा है कि पृथ्वी के घनत्व का दुगना ग्रह का घनत्व, तो उस ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का दुगना, और त्रिज्या जो है ग्रह की त्रिज्या वो पृथ्वी की त्रिज्या की 1.5 गुना, यानी कि कितना हो गया 3/2 गुना। ठीक है, दोनों ही मान रख दिए यहां पर हमने। तो जी ऑफ प्लेनेट कितना हो गया हमारे पास 4/3 पाई, और जो है ग्रह का इसका त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास में 3/2, और कितना हो गया रो, और क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में ये, यहां से अगर अपन देखें तो कितना हो गया 3/2 रो दो सॉरी ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या है आर, और घनत्व कितना है हमारे पास दुगना, तो 2 रो, इससे ये 2 से 2 चला गया तो कितना हो गया जी ऑफ प्लेनेट कितना हो गया हमारे पास 3 गुणित कितना हो गया 4/3 पाई, और कितना हो गया रो और आर, और कितना हो गया ये जी हुआ। ये कहां पर मान है हमारे पास में, पृथ्वी की सतह पर। तो जी ऑफ प्लेनेट कितना आ गया हमारे पास में 3g, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रह की सतह पर जी का मान कितना गुना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 3 गुना। चलिए हम इसको एक सवाल में और देखते हैं। एक सवाल और देखें हम, सिंपल सा सवाल है, देखो बेटा जरा, एक ठोस गोला है और इस ठोस गोले का द्रव्यमान हमारे पास कैपिटल एम, और इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास आर है। इस ठोस गोले को हमने एक वलय से ढक दिया है। ठोस गोले को हमने एक वलय से ढका, और ठोस गोले को हमने क्या कर दिया, एक वलय से ढक दिया है, और इस वलय में यहां पर हमने क्या कर दिया है, एक होल कर दिया है। इस वलय की त्रिज्या हमारे पास 2r है, और इस वलय का द्रव्यमान भी कितना हमारे पास m है। इस होल से h ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से, h ऊंचाई से एक स्मॉल m द्रव्यमान के कण को हमने क्या किया है, मुक्त रूप से छोड़ दिया। ठीक है, और इसे बोल दिया मैंने a पॉइंट, इसे बोल दिया मैंने b पॉइंट। ठीक, सवाल बेटा हमसे ये बोल रहा है कि इस स्मॉल m द्रव्यमान के कण को जब हम मुक्त रूप से गिरा रहे हैं तो इस कण को a से लेकर b तक आने में कितना समय लगेगा, उस समय का मान क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। सवाल समझ में आया बेटा? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक कैपिटल M द्रव्यमान का ठोस गोला है, इस ठोस गोले को हमने क्या किया है, ठोस गोले की त्रिज्या हमारे पास r, और ठोस गोले को क्या किया हमने, एक वलय से सराउंडेड किया है। वलय का द्रव्यमान कितना हमारे पास कैपिटल M, और सॉरी एक गोली कोश से सराउंडेड किया है, और गोली कोश का द्रव्यमान कितना हमारे पास कैपिटल M, और इसकी त्रिज्या कितनी 2r, और यहां से होल किया, और होल से h ऊंचाई से हमने एक m द्रव्यमान को मुक्त रूप से गिराया। सवाल में एक कंडीशन और दी हुई है कि h इज लेस देन r, यानी कि h का मान क्या है हमारे पास में, इसकी त्रिज्या के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। देखो अगर इसे समझे अपन, ये जो कंडीशन दी हुई है h इज लेस देन r, इसका मतलब ये होगा कि इस गोली के कारण इस b बिंदु पर जो त्वरण होगा वो, और इस गोली कोश के कारण इस बिंदु पर जो त्वरण होगा वो, यानी कि इस प्रभावी त्वरण इस b बिंदु पर जो प्रभावी त्वरण होगा, क्या इस AB ऊंचाई के लिए नियत होगा? बिल्कुल नियत होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब h का मान हमारे पास त्रिज्या के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो क्या होगा हमारे पास में, स्मॉल हाइट के लिए अगर अपन बात करेंगे तो इस गुरुत्वीय त्वरण के मान को हम क्या मान लेंगे, नियत मान लेंगे। सेम कहानी यहां पर बिल्कुल वही है। तो इस AB ऊंचाई के लिए इस गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत है, तो इस त्वरण का मान नियत है। AB ऊंचाई के लिए त्वरण का मान अगर नियत है तो क्या हम इस AB ऊंचाई के लिए हम गति के समीकरण का उपयोग कर लेंगे, और गति के समीकरण का उपयोग करके हम यहां से लेकर यहां तक का समय कैलकुलेट कर लेंगे। कहानी समझ में आई बेटा? आगे पढ़ते हैं अपन। अगर इस पर मैं प्रभावी मान देखूं, इफेक्टिव वैल्यू G इफेक्टिव,
यानी कि प्रभावी त्वरण देखूं तो प्रभावी त्वरण किसकी वजह से होगा, जी किसकी वजह से होगा, कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण, और प्लस जी गोले के कारण होगा हमारे पास में। ठीक है, दोनों के कारण क्या होगा हमारे पास में, कोश के कारण भी होगा और गोले के कारण भी होगा। अगर यहां से प्रभावी त्वरण देखें अपन, जी इफेक्टिव की वैल्यू देखें तो जी इफेक्टिव बराबर कोश बी बिंदु कहां पर है, कोश की इस बी बिंदु कहां पर, इस कोश की सतह पर है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर बोले तो गोली कोश की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 2r, 2r का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा हमारे पास 4r स्क्वायर, प्लस जी गोले के कारण, गोले के कारण गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर, ये दूरी भी कितनी है हमारे पास r है, और ये भी कितनी r है। तो गोले के कारण अगर देखूं मैं, जी गोले के कारण, गोले के कारण देखें तो कितना हो गया हमारे पास में, बराबर जी एम अपॉन कितना हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच कितना हमारे पास आर, आर प्लस आर 2r, 2r का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा हमारे पास अगेन 4r स्क्वायर। तो गोले के कारण भी इस बी बिंदु पर त्वरण का मान कितना होगा, जी एम अपॉन 4r स्क्वायर। अब देखो जरा, अगर मुझे प्रभावी त्वरण देखना है तो कितना हो गया 1/4 और 1/4 कितना हो गया 1/2। तो प्रभावी त्वरण का मान अगर अपन देखें तो कितना हो गया, जी एम अपॉन कितना हो गया हमारे पास 2r स्क्वायर। ये जो प्रभावी त्वरण आया इस ए बी ऊंचाई के लिए क्या होगा हमारे पास में, नियत होगा। तो इस वस्तु को मुक्त रूप से गिरा रहे हैं तो इस ए से लेकर बी तक का अगर हम टाइम देखें तो टी ए बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, अंडर रूट क्या होगा 2h अपॉन क्या होगा, जी कौन सा होगा हमारे पास, इफेक्टिव होगा। इसका मान हमने यहां पर रखा तो टी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 2h और कितना हो गया जी एम अपॉन कितना हो गया ये इंटू अपॉन ये कितना हो गया 2r स्क्वायर, ऊपर चला गया रूट के अंदर है तो कितना हो गया टी ए बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और एच आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया हमारे पास में जी एम हुआ। ठीक है, आगे और देखें हम कि यहां पर क्या हम इस बी बिंदु पर वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल बी बिंदु पर वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, गति के तीसरे समीकरण से बराबर क्या होगा अंडर वी यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2g कौन सा होगा प्रभावी, और कितना हो गया हमारे पास h, पर ये तो क्या हो गया 0। तो वीबी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास अंडर रूट 2g कौन सा प्रभावी, प्रभावी कितना आया था जी एम अपॉन कितना है हमारे पास में 2r स्क्वायर और इंटू कितना हो गया h, इससे चला जाएगा हमारे पास में। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट और कितना हो जाएगा जी एम एच अपॉन कितना हो गया हमारे पास में r स्क्वायर। देखो बेटा यहां से वीबी कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट जी एम एच अपॉन r स्क्वायर। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा दें, मान लो ये सवाल हमें बोल देता कि इसको बी से लेकर सी तक के टाइम की कंडीशन बताइए, कहां से लेकर कहां तक के, बी से लेकर सी तक के टाइम के लिए। बी से लेकर सी तक का टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो जरा समझो, जरा इसके लिए थोड़ा समझने की वाली बात है। जब हम बी से लेकर सी तक का टाइम निकाल रहे हैं तो हमने ये मान लिया कि गोला हमारे पास नहीं है, मान लो कि ये गोला हमारे पास नहीं है। ठीक है, गोला तो है लेकिन हमने ये मान लिया कि गोला फिलहाल हमारे पास नहीं है। जब गोला हमारे पास ये नहीं होगा तो जैसे ही ये स्मॉल एम द्रव्यमान का कण इस होल के अंदर बोले तो इस जो है इस गोलीय कोश के अंदर इंटर करेगा, तो गोलीय कोश के कारण, किसके कारण, गोलीय कोश के कारण इस वस्तु पर एम द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना होगा 0, और जब बल 0 होगा तो इसके कारण त्वरण का मान कितना होगा 0, और जब इसके कारण त्वरण का मान 0 होगा तो ये बी से लेकर सी तक जो है हमारे पास किससे आएगा, नियत वेग से आएगा। तो जब ये नियत वेग से आएगा तो अगर अपन यहां से देखें तो टी बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास आर अपॉन पी बी हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब हमारे पास ये गोला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये गोला तो है, और जब ये गोला है हमारे पास में तब होगा क्या, देखो जरा, अगर मैं यहां से बी से लेकर सी तक की बात करूं तो गोलीय कोश के कारण त्वरण का मान कितना हो गया 0, लेकिन यहां पर देखो जरा ये ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कि नगण्य ऊंचाई नहीं है। तो बी से लेकर सी तक हमारे पास में जो गोले के कारण जो त्वरण आएगा वो कौन सा आएगा हमारे पास में, वो कौन सा आएगा, परिवर्ती त्वरण आएगा। कौन सा आएगा बेटा हमारे पास, परिवर्ती त्वरण। और जब त्वरण का मान परिवर्ती है तो हम यहां पर
इस गति के समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रभावी त्वरण आया, कहां से लेकर कहां तक, बी से लेकर सी तक जो प्रभावी त्वरण है वो जी इफेक्टिव जो है, जी इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो कौन क्या आ गई हमारे पास, जी इफेक्टिव कौन सा आ गया बेटा हमारे पास, परिवर्ती आया। ठीक है, कौन सा आया है हमारे पास, ये परिवर्ती आया। कौन सा आ गया, परिवर्ती त्वरण आया। और जब हमारे पास परिवर्ती त्वरण है, तो जब परिवर्ती त्वरण हमारे पास है तो क्या होगा, यहां पर हम गति के समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो कंडीशन देखनी है, तो कंडीशन देखे तो क्या करें, देखो जरा, जब गोला नहीं था तब टाइम कितना लग रहा था हमारे पास, r/vb, बात समझो जरा। लेकिन जब गोला होगा तब इसका मान कितना क्या होगा हमारे पास, r/vb से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा। और जब आकर्षण बल लगाएगा तो इस वस्तु को क्या करेगा, तेज चलाएगा। तो क्या होगा, इस r/vb से क्या होगा बेटा हमारे पास, कम। यानी कि TBC के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, TBC इज लेस देन किसके होगा हमारे पास, इज लेस देन किसके होगा, r/vb के होगा। ठीक है, यानी कि इसका मान जो है r/vb से कम आएगा। ठीक है बेटा, ये किसकी कंडीशन आ गई हमारे पास में, TB से लेकर C तक के समय की आ गई। आगे देखें, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। देखिए 4 कारक है जो इस गुरुत्वीय त्वरण के मान को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। पहला कारक हमारे पास यह है कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो इस गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। दूसरा हमारे पास यह है कि गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से गहराई पर जाएंगे तो इस जी के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तीसरा हमारे पास में यह है कि पृथ्वी का आकार जो है, ये बेसिकली जो हमारे पास पृथ्वी का आकार है ये गोला, ये जो है दीर्घवृत्ताकार है, तो इस दीर्घवृत्ताकार आकार के कारण भी जी के मान में परिवर्तन आता है। और चौथा कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण भी जी के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास ये जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। देखो बेटा जरा, पृथ्वी त्रिज्या r है, कैपिटल R है, हमारे पास द्रव्यमान m है। पृथ्वी सतह पर g का मान कितना था हमारे पास, gm/r²। और h ऊंचाई पर जाएंगे तो g के मान में परिवर्तन नहीं होगा, m के मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, लेकिन पृथ्वी सतह से हमारे पास में क्या हो गया, पृथ्वी केंद्र से दूरी परिवर्तित होगी। दूरी कितनी होगी, r+h का होल स्क्वायर हो गया। सतह पर g कितना है, gm/r², तो gm की वैल्यू कितनी होगी, gr²। h ऊंचाई पर कितना था हमारे पास, h ऊंचाई पर gm/r+h का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, gm की वैल्यू पुट कर दूं, तो gm का मान रखा मैंने gr² और कितना हो गया, r+h का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमने r क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब इस इक्वेशन से r कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ गया, r² आ गया। तो रूट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1+h/r का होल स्क्वायर। और इस r से ये r चला गया, तो h ऊंचाई पर हमारे पास g कितना आ गया, g/1+h/r का होल स्क्वायर। बेटा समझो जरा कि जैसे जैसे हम h को बढ़ाएंगे, h बढ़ेगा तो h/r भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा। h/r बढ़ा तो ये होल क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास में, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस g की इफेक्टिव g की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कम हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा बोल दें कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाएंगे इस प्रभावी त्वरण का मान क्या होगा हमारे पास में, कम होगा। ठीक है, और देखें आगे जरा, g कितना आया था प्रभावी हमारे पास, g h ऊंचाई पर कितना आया था, मैंने यहां पर एक बार और लिखा 1+h/r का क्या हो गया था बेटा हमारे पास में, होल स्क्वायर। 1+h/r का 1+h/r का होल स्क्वायर। h/r का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, मान लो हम पृथ्वी सतह से बहुत कम ऊंचाई पर जा रहे हैं। बहुत कम ऊंचाई का मतलब हमारे पास ये है बेटा कि h इज लेस देन हमारे पास में r है। h इज लेस देन किसके, हमारे पास r है। तो h इज लेस देन r होगा तो h/r की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 से कम हो जाएगी। तब द्विपद प्रमेय से, किससे, द्विपद बाइनोमियल थ्योरम से 1+x⁻n ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1 -
nx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बहुत कम ऊंचाई के लिए, क्योंकि बाइनोमियल की कंडीशन क्या है हमारे पास द्विपद की, कि पहला पद तो 1 होना चाहिए, दूसरे एक पद का मान x का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। कहानी यहां पर वही है कि पहली टर्म तो हमारे पास एक ही है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया यहां पर जी एच बराबर कितना लिख दूं मैं, g और क्या हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। पहली टर्म तो हमारे पास 1 ही है, और इस h अपॉन आर का मान क्या हो गया हमारे पास, लेस देन 1। तो क्या करते हैं यहां पर बाइनोमियल लगा दें, तो बाइनोमियल क्या हो जाएगी 1 प्लस nx। तो प्रभावी त्वरण कितना हो जाएगा हमारे पास, जी एच बराबर जी 1 प्लस n कितना हमारे पास -2, x कितना हमारे पास h अपॉन आर। तो प्रभावी त्वरण कितना आ गया हमारे पास, जी 1 - 2 h अपॉन आर। यहां पर एक बात याद रखना कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है हमारे पास, स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट बोले तो कहां तक, अर्थ की रेडियस के 5% हाइट तक, बोले तो कितना 320 किलोमीटर हाइट तक ये रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, वैलिड होगा। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो h बढ़ेगा तो h अपॉन आर बढ़ेगा, h अपॉन आर बढ़ा यानी कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी, इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट कहां तक वैलिड होगा, 5% हाइट तक ही वैलिड होगा। ठीक है, अगर बेटा इस g के मान में कमी अगर देखें अपन, तो g के मान में कमी पृथ्वी की सतह पर कितना था g, और अब कितना हो गया gh, तो कमी क्या होगी हमारे पास g माइनस gh। तो g माइनस gh यहां पर मान रखा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये g से g चला जाएगा तो 2gh अपॉन कितना हो गया r। तो इस g को मैंने यहां पर लिखा, तो डेल g बाई g किसके इक्वल हो गया, 2h अपॉन r। अगर हमें भिन्नात्मक कमी प्रतिशत कमी की जरूरत लगेगी तो दोनों साइड क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये रिजल्ट भी कहां तक वैलिड होगा हमारे पास में, 5% तक वैलिड होगा। कहां तक वैलिड होगा बेटा, ये हमारे पास में 5% तक वैलिड होगा। ठीक है, देखिए जी के दो रिजल्ट आ गए हमारे पास में। पहला रिजल्ट हमारे पास में ये आया कि जी एच अपॉन कितना हो गया, जी 1 प्लस एच अपॉन आर की होल स्क्वायर, और दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, जी एच जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये 5% तक वैलिड, ये ऊपर 5% अबव हाइट के लिए वैलिड होगा। सिंपल सवाल से शुरुआत करें, पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह का 1/4 गुना हो जाएगा। सतह पर कितना है g, सतह पर कितना है g। अब यह पूछ रहा है कि प्रभावी त्वरण का मान कितनी हाइट पर वो कितना हो जाए, g/4 हो जाए। तो हमने अभी देखा है कि जी एच बराबर कितना आया था हमारे पास, g और 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस जी एच का मान कितना है, g/4 गिवन है हमारे पास में, तो g और 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहां से ये चला गया तो मैंने यहां से इसको रूट ले लिया, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 2 के इक्वल। 2 तो इधर चला गया तो 1, तो h अपॉन आर का मान किसके इक्वल 1, तो h किसके बराबर हो गया हमारे पास, r के बराबर। h का मान कितना हो गया हमारे पास, r के बराबर, या बोले तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, या किसके बराबर हमारे पास 6400 किलोमीटर के बराबर। ठीक है बेटा, अगला सवाल और देखें, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 36% की कमी होगी। क्या होगी हमारे पास, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 36% की क्या होगी, कमी होगी। समझो जरा बात, 36% की कमी यानी कि प्रभावी कितना बचेगा हमारे पास, 64%, यानी कि जी एच किसके बराबर होगा हमारे पास, 64/100, और किसके, जी के बराबर। सेम वो का वही फार्मूला, वही रिजल्ट हमें यूज करना है। तो जी एच बराबर कितना हुआ हमारे पास में, जी एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी और 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें तो 64/100, और ये जी ये किसके बराबर हो गया, जी और 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी से जी चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 प्लस एच अपॉन रूट ले लिया मैंने, 1 प्लस एच अपॉन आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, 10/8, बोले तो किसके बराबर होगी, 5/4। 1 उधर चला गया तो एच अपॉन आर इक्वल टू कितना हो गया, 5/4 माइनस 1, यानी कितना हो गया 1/4। तो h बराबर कितना हो गया हमारे पास, r/4, यानी कि h बराबर कितना हो गया, r कितना है 6400 बट्टे कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी सतह से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 36% कम हो जाएगा।
और देखो बेटा जरा, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की कमी होगी? क्या लिखा है? 1% की कमी। हमने अभी देखा था कि जब कमी हमारे पास 5% तक है तो इसके लिए क्या लिखा था अपन ने? डेल जी बाय जी, यानी कि किसके बराबर कितना होगा? भिन्नात्मक कमी 2h/r। प्रतिशत कमी की बात कर रहा है तो दोनों साइड किसका गुणा कर दूं मैं? 100 का गुणा कर देता हूं। ये देखो इसका मान कितना दिया हुआ है सवाल में बेटा? 1 दिया हुआ है। 1 बराबर 2, h का मान हमें ज्ञात करना है। r कितना है बेटा हमारे पास? 6400 और गुणित कितना हो गया? 100, इससे चला गया और ये कितना हो गया? 32। तो h बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 32 किलोमीटर। कितना आ गया हमारे पास में? 32 किलोमीटर। h बराबर कितना है हमारे पास? 32 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर g के मान में 1% की कमी हो जाएगी। और देख लेते हैं एक सवाल और। देखो कि पृथ्वी सतह पर एक वस्तु का भार 72 न्यूटन है। यदि इसे h बराबर 2r ऊंचाई तक ले जाया जाए, जहां पर r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो वस्तु का भार क्या होगा? भार ज्ञात करना है हमें। तो भार कहां पर? h ऊंचाई पर। तो m तो m ही रहेगा बेटा हमारे पास में। g क्या होगा हमारे पास में? h। और सवाल में दिया क्या है? w बराबर mg, यानी कि पृथ्वी सतह पर उसने भार कितना दिया हुआ है? 72 न्यूटन दिया हुआ है। हमें h बराबर 2r ऊंचाई पर ज्ञात करना है। तो gh बराबर कितना हो गया? g और 1 प्लस h कितना है बेटा हमारे पास में? h कितना है? 2r। तो 2r अपॉन कितना हो गया? r का होल स्क्वायर, इससे चला गया तो ये कितना हो गया? g/9। तो gh किसके बराबर हो गया हमारे पास? g/9 के बराबर। लेकिन हमें क्या करना है? भार ज्ञात करना है। तो wh बराबर कितना हो गया हमारे पास? mg/9। तो mg/9, तो ये mg का मान हम लोगों को पता है कितना है? 72 बाय कितना हो गया? 9। 72/9 हो गया तो कितना हो जाएगा? 8। तो वेट h इक्वल टू 2r हाइट पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 न्यूटन आ गया। तो आंसर 4 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट और देखें हम लोग। दूसरा हमारे पास में पॉइंट है कि गहराई के साथ g के मान में परिवर्तन। देखो जरा, पृथ्वी की गहराई, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से गहराई में जाएंगे तो इस g के मान में क्या परिवर्तन होगा, ये हम लोगों को देखना है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से हम गहराई पर जाएंगे g के मान में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें देखना है। पृथ्वी सतह पर g का मान कितना है हमारे पास? gm/r², यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास सतह पर कितना, और घनत्व के पदों में देखें तो कितना होगा? 4/3 पाई r rho g। ठीक है, अब देखो बेटा जरा इसका हमने उपयोग क्यों किया, इसका कारण समझो। देखिए, जब हमने ऊंचाई के साथ जब हम ले रहे थे तो g ऊंचाई कितना आया था? gm अपॉन कितना था हमारे पास? r प्लस h का होल स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर गए अपन तो g का मान भी नियत था और पृथ्वी का द्रव्यमान भी क्या था हमारे पास? नियत था। लेकिन यहां पर देखो जरा, गहराई की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम गहराई पर जा रहे हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो रहा है हमारे पास में? परिवर्तित होता जा रहा है। तो क्या होगा? जब भी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होगा तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान को किस रूप में लिखेंगे? आयतन गुणित घनत्व के पदों में लिखेंगे। तो घनत्व के रूप में हमारे पास पृथ्वी सतह पर कितना आ गया बेटा? 4/3 पाई r rho g आ गया। अब देखो जरा, मान लो हम d गहराई पर चले गए तो d गहराई पर जाने पर 4/3 का मान तो वही रहा, पाई का मान भी वही रहा, कैपिटल G का मान भी वही रहा, घनत्व भी हमारे पास वही है। और यहां से हमने पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है? स्मॉल r, और स्मॉल r बोले तो कितना हो गया हमारे पास? r माइनस टी हो गया, क्योंकि ये r है ये d है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? r माइनस डी। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने? 1 कर दिया। 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या होगा? गहराई के g के साथ g के मान में परिवर्तन कितना है? जी डी की वैल्यू g 1 माइनस कितना हो गया? d/r। अब यहां पर बात समझो कि अगर अपन देखें कि जैसे जैसे हम गहराई पर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम गहराई पर जा रहे हैं तो d का मान क्या होगा हमारे पास? बढ़ेगा। और d का मान अगर हमारे पास बढ़ रहा है तो d/r भी क्या होगा हमारे पास? बढ़ेगा। और d/r जब बढ़ेगा तो क्या होगा हमारे पास में? इस प्रभावी त्वरण का मान क्या होगा हमारे पास? कम होगा। यानी कि हम ऐसा बोल दें कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से गहराई में जाएंगे तो इस प्रभावी त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो इस g के मान क्या हो रहा है हमारे पास? कम हो रहा है। यानी कि इस g का अधिकतम मान कहां पर होगा हमारे पास में? पृथ्वी की सतह पर होगा। और ऊंचाई पर जाने पर भी g कम हो रहा है और गहराई पर जाने पर भी g कम हो रहा है। मान लो कि d बराबर r गहराई पर चले गए, इसका मतलब कहां पर चले गए हम? पृथ्वी के केंद्र पर।
और जैसे ही केंद्र पर जाएंगे तो r अपॉन r कितना हो गया हमारे पास 0, तो प्रभावी त्वरण यानी क्या का मान कितना हो गया हमारे पास में 0 हुआ। तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है वस्तु क्या हो जाएगी हमारे पास में भारहीन हो जाएगी। पृथ्वी केंद्र पर वस्तु क्या हो जाएगी हमारे पास भारहीन हो जाएगी। आगे देखो जरा, अगर जी के मान में कमी देखें तो ये वैल्यू क्या कर दें अपन, यहां पर जी है, यहां पर कितना है ये है, तो वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा जी डेल जी बाय जी की वैल्यू कितनी होगी डी अपॉन आर ई आर। और ये याद रखिएगा ये किसी ये जो रिजल्ट है हमारे पास किसी भी गहराई के लिए क्या होगा वैलिड होगा। ठीक है, सिंपल सवाल देखिए बेटा एक अपन यहां से कि पृथ्वी सतह से किस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की कमी होगी। देखो जरा, अगर मैं यहां से प्रतिशत कमी की बात करूं तो भिन्नात्मक कमी कितनी आ रही है हमारे पास डेल जी बाय जी डी अपॉन आर। प्रतिशत कमी की बात बोल रहा है तो दोनों साइड किसका गुणा कर दिया मैंने, यहां पर 100 का गुणा कर दिया। इसका मान सवाल में कितना दिया हुआ है बेटा 1 दिया हुआ है, 1 लिखा, तो डी और आर कितना है 6400 और ये कितना है हमारे पास 100, इससे चला गया तो डी का मान कितना हो गया हमारे पास 64 किलोमीटर। कितना आ गया बेटा हमारे पास में डी का मान 64 किलोमीटर। अब देखो जरा यहां से हम एक रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले, मैं पिछले क्वेश्चन से इसको क्या कर रहा हूं रिलेट कर रहा हूं। हमने एक सवाल किया था कि पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा हमारे पास में 1% कम होगा। क्या होगा 1% कम होगा। ठीक है, आंसर क्या आया था हमारे पास 32 किलोमीटर आया था, लेकिन यहां पर आंसर गहराई में आंसर कितना आ रहा है 64 किलोमीटर। अगर मुझे समान कमी चाहिए, ऊंचाई और गहराई की अपेक्षा दोनों में समान कमी चाहिए, तो ऊंचाई का गहराई में कितना जाना पड़ेगा, हमें डबल जाना पड़ेगा। यानी कि d किसके बराबर होगा हमारे पास 2h के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ भी है तो याद रखिएगा इसको। लेकिन यहां पर याद रखना कि ये कहां तक वैलिड होगा, सिर्फ हमारे पास स्मॉल हाइट बोले तो 5% तक वैलिड होगा, इससे ऊपर की ऊंचाई पर यह वैलिड नहीं होगा। अब यहां से हम एक दो शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, सिंपल शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। देखो जरा, पहली मैंने ऊंचाई के साथ शॉर्ट ट्रिक बनाई, h बराबर क्या है हमारे पास 32 इंटू एक्स। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रखिएगा बेटा जरा, इसमें सवाल में अगर ये लिखा है कि पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की कमी होगी, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की कमी होगी, तो यहां पर x का मान क्या लिखेंगे हम 1। लिखा हुआ है 2% की कमी होगी तो क्या लिखेंगे 2, और लिखा है 3 तो हम क्या लिख देंगे x का मान 3। यानी कि और लिखा है 4 कि पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 4% की कमी होगी, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। लेकिन 6 यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है ये रिजल्ट कहां तक वैलिड होगा हमारे पास में सिर्फ 5% की ऊंचाई के लिए वैलिड होगा। अब गहराई के लिए बनाए अपन, गहराई के लिए बनाया मैंने 64 गुणित कितना कर दूं मैं यहां पर x कर दिया। समझो बेटा जरा बात, सवाल में अगर ये लिखा है कि पृथ्वी सतह से किस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो है 1% की कमी होगी, तो यहां पर x लिखा है तो x लिख देंगे, x की मान क्या लिख देंगे 1, 2 लिखा है तो क्या लिख देंगे 2, 3 लिखा है तो क्या लिख देंगे 3, 4 लिखा है तो क्या लिखेंगे 4, 5 लिखा है तो हम 5 और 6 लिखा है तो हम क्या करेंगे 6 भी पुट करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास 100% डेप्थ के लिए वैलिड होगा कि आप किसी भी डेप्थ पर जाएं, सब डेप्थ के लिए क्या होगा ये रिजल्ट वैलिड होगा। ठीक है बेटा, एक सवाल और देखते रहते हैं अपन इसका कि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश ऊर्ध्वाधर सुरंग में हमने एक स्मॉल एम द्रव्यमान को क्या किया है मुक्त रूप से गिराया है, तो पृथ्वी के केंद्र से y दूरी पर कण में कितना त्वरण होगा उस त्वरण का मान हमें देखना है। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखो जरा, ये हमारे पास पृथ्वी है, ऊर्ध्वाधर सुरंग बनाई है इसमें हमने, और स्मॉल एम द्रव्यमान को क्या किया हमने मुक्त रूप से गिराया। जब इस कण को हम मुक्त रूप से गिरा रहे हैं तो इस त्वरण में जो इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा त्वरण होगा हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। सवाल हमें बोल रहा है कि केंद्र से y दूरी पर त्वरण का मान ज्ञात करो, यानी कि इस बिंदु पर हमें त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो g कहां पर y दूरी पर क्या हो जाएगा, सिंपल सवाल है, तो क्या होगा 4/3। याद करो जरा, यहां पर हमने यहां पर इसमें जो है केंद्र से r माइनस डी दूरी पर कितना था त्वरण ये, अब r माइनस डी का मान कितना दिया हुआ है उसने y दिया हुआ है, तो सिंपल सवाल है, तो इस बस हम r माइनस डी का मान क्या रख देंगे y रख देंगे, तो पाई रो और कितना होगा जी वाई।
सवाल इस तरह से पूछा गया है कि इस केंद्र से y दूरी पर बल का मान कितना होगा। बल का मान कितना होगा, त्वरण का मान जब हमको पता है तो बल का मान भी हम क्या करेंगे, यहां से ज्ञात कर लेंगे। तो बल का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें m का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर बल का मान भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखें जरा। पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन कितना होगा, आकृति के कारण। बात समझो, पृथ्वी का आकार जो है बेसिकली कौन सा है हमारे पास, दीर्घवृत्ताकार है। तो इस दीर्घवृत्ताकार आकार के कारण भी जी के मान में परिवर्तन आता है, और वो कितना आएगा वो हम लोग देखते हैं। देखो बेटा जरा, पृथ्वी का आकार जो है दीर्घवृत्ताकार है। ये पृथ्वी की क्या है हमारे पास में, भूमध्य रेखा है। कौन सी है हमारे पास में, ये भूमध्य रेखा है। और ये पृथ्वी का क्या है हमारे पास में, ध्रुव है। भूमध्य रेखा पर ये जो हमारे पास में, इसे सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, इस अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, इसको हमने किससे, आर ई, यानी कि आर ई क्यू से डिनोट कर दिया। और इस ये जो है सेमी जो है, यानी कि हमारे पास में अर्ध लघु अक्ष जो है, इसको हमने आरपी से डिनोट कर दिया। यानी कि ध्रुव पर जो अक्ष की लंबाई त्रिज्या है उसको आरपी लिख दिया, और भूमध्य रेखा पर जो हमारे पास त्रिज्या है उसको कितना लिखा हमने, आर ई लिखा। अगर अपन यहां पर देखें ध्रुव पर, तो जी कितना होगा, जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर। और ध्रुव भूमध्य रेखा पर देखें जी अपॉन आर ई क्यू का स्क्वायर। यहां से देखो जरा, क्या यहां पर भूमध्य रेखा पर अक्ष की लंबाई ध्रुव की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा। भूमध्य रेखा पर जो अक्ष की लंबाई ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, ध्रुव की अपेक्षा। तो ये वैल्यू ज्यादा है हमारे पास में, ये वैल्यू कम है, तो यहां पर जी का मान क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर जी का मान क्या होगा, कम। तो जी ऑफ प्लेनेट इज लेस देन क्या हो गया हमारे पास, जी ऑफ इक्वेटर। अगर दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में, दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो जीपी जी इक्वेटर की वैल्यू कितनी होगी, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 9.8 के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए इसके मान को हम नगण्य मान लेते हैं, और पृथ्वी के आकार को हम कैसा मान लेते हैं, गोलाकार मान लेते हैं। क्यों, सिंपल, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भूमध्य रेखा और ध्रुव पर जो है, दोनों पर जो हमारे पास अक्ष की लंबाइयों में बहुत, पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में बहुत कम अंतर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर जो है बहुत छोटी राशि होती है। इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, नगण्य। और पृथ्वी के आकार को हम कैसा मान लेते हैं, गोलाकार मान लेते हैं। तो आकार के कारण परिवर्तन कितना आ गया बेटा हमारे पास, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा देखिए, अब चौथा कारण देखिए, पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण जी के मान में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें देखना है। देखो बेटा, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। इस तरह से पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो इसके अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण इस जी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, वो हमें देखना है। मान लो हमने यहां पर इस बिंदु पर यहां पर इस पॉइंट पर, यानी कि लेमडा अक्षांश पर हमने क्या कर दिया, एक वस्तु को रखा। जैसे ही लेमडा अक्षांश पर हम एम द्रव्यमान की वस्तु को रखेंगे, तो ये भी क्या करेगी, पृथ्वी के साथ साथ क्या करेगी, ये भी घूर्णन करना स्टार्ट कर देगी। और पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन करना स्टार्ट करेगी, तो इसका पाथ क्या होगा, इस तरह से एक वृत्तीय पाथ होगा। या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग कि एक ग्लोब लें, और उस ग्लोब पर क्या कर दें, हम एक पॉइंट को मार्क कर दें, और उस पॉइंट ग्लोब को क्या कर दें, रोटेट करा दें। तो जिस पॉइंट को हमने मार्क किया है, तो रोटेट कराने के बाद अगर हम देखें तो उस पॉइंट का पाथ जो है, उसका पथ जो है, इस तरह से वो क्या करेगा, वृत्तीय होगा। ठीक है, सेम यहां पर भी वही है कि एम द्रव्यमान कण को जैसे अपन यहां पर रखेंगे, तो एम द्रव्यमान ये स्मॉल आर त्रिज्या के इस कक्षक, इसका वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, ये गति करेगा। लेमडा अक्षांश पर रखा है, तो ग्रेविटी कारण एमजी किधर लगेगा बेटा, हमारे पास नीचे की तरफ। और यहां पर रखा मैंने, तो एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगे, क्या लगेगा, संपर्क सतह के लंबवत, यानी कि नॉर्मल किधर लगा हमारे पास, ऊपर की तरफ। अब बात समझो जरा, अपकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये किधर लगेगा हमारे पास, बाहर की तरफ। और ये अगर लेमडा है, ये अगर लेमडा है, तो ये भी क्या होगा, लेमडा होगा। और ये लेमडा है, तो सेंट्रीफ्यूगल का ये वाला घटक अगर मैं देखूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा होगा। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, अगर मैं यहां से डाउनवर्ड फोर्स देखूं, डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड फोर्स अगर अपन देखें, क्योंकि ये जो है नेट डाउनवर्ड फोर्स, अगर कुल अंदर की तरफ अगर बल का मान देखें अपन, तो यहां से देखो जरा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस लेमडा, ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, एमजी के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ बेटा, ये एमजी के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, एमजी के बराबर। ठीक है, ये एमजी के बराबर हो गया हमारे पास में। तो यहां से इसको मैं उधर ले गया, तो एन बराबर कितना हो गया हमारे पास, एमजी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर
और कितना हो गया हमारे पास में cos लैम्डा हुआ। ठीक है, अब बात समझो जरा बेटा यहां पर कि ये n जो है, नॉर्मल जो है, इस नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, आभासी भार या प्रभावी भार। आभासी भार या क्या बोलेंगे इसे अपन, प्रभावी भार। आभासी भार या प्रभावी भार, इसको n को मैंने क्या लिखा, mg डैश। तो mg डैश बराबर ये कितना आ गया हमारे पास, mg m ओमेगा स्क्वायर r cos लेम्डा। अब देखो बेटा जरा, ये लेम्डा है और ये लेम्डा है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर इस स्मॉल r का मान अगर मैं ज्ञात करूं इस वाले त्रिभुज में अगर हम स्मॉल r का मान ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल r इक्वल टू कितना होगा, r cos, कैपिटल R cos लेम्डा। और ये मान मैंने यहां पर रखा और जब मैं यहां पर रखूंगा तो प्रभावी त्वरण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्रभावी त्वरण कितना हो गया, g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेम्डा होगा। ठीक है, यहां पर कुछ टर्म जो हमने यूज किए उनको याद रखना। लेम्डा को हम अक्षांश कोण बोलेंगे, r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, ओमेगा पृथ्वी का कोणीय वेग है और g जो है पृथ्वी की कोणीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है जब पृथ्वी के घूर्णन को हम नहीं कर रही हो, और जब पृथ्वी का घूर्णन कर रही हो तो g डैश उसका प्रभावी त्वरण है और mg डैश है उसका वस्तु का आभासी भार या प्रभावी भार है। आभासी भार या क्या है, प्रभावी भार। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ले लें अपन। प्रभावी भार हम लोगों ने यहां पर प्रभावी त्वरण देखा था g माइनस ओमेगा स्क्वायर r और कितना था बेटा हमारे पास, cos स्क्वायर लेम्डा। ठीक है, देखो जरा यहां से अगर देखें अपन भूमध्य रेखा पर अगर अपन बात करें तो भूमध्य रेखा पर लेम्डा का मान कितना है हमारे पास में, 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा पर लेम्डा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री। तो अगर यहां से देखूं मैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो भूमध्य रेखा पर प्रभावी त्वरण कितना आ गया हमारे पास में, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r आया। अगर बेटा यही बात ध्रुव की बात करें अपन तो ध्रुव पर देखो जरा, मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं आप लोगों को। ये जो है यहां पर अगर अपन डायग्राम बना ले इसका, तो ये तो क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है, इसको हमने कहां पर रखा था, लेम्डा अक्षांश पर रखा था। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये क्या है हमारे पास में, ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा पर लेम्डा का मान 0 है हमारे पास। भूमध्य रेखा पर लेम्डा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0। तो cos 90 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास, 0, और ये पूरी टर्म 0 होगी तो प्रभावी त्वरण कितना आ गया हमारे पास, g के बराबर। लेकिन यहां से एक अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास। अच्छा रिजल्ट यह है कि पृथ्वी पर ध्रुव ही एक ऐसा बिंदु है, पृथ्वी पर ध्रुव ही एक ऐसा बिंदु है जहां पर पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी ध्रुव को छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी बिंदु है, सारे बिंदुओं पर क्या होगा, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन पृथ्वी ध्रुव को छोड़कर ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो जरा, यदि पृथ्वी अचानक अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे, अपने घूर्णन पर बंद कर दे, तो ध्रुवों को छोड़कर सभी बिंदुओं पर प्रभावी त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होगा समझो, अगर घूर्णन करना बंद कर दे, ओमेगा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओमेगा का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, ओमेगा का मान 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गया, 0। भाई घूर्णन के कारण जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। घूर्णन के कारण, भाई जब घूर्णन को कंसिडर नहीं कर रहे थे तब जी था, और जब घूर्णन को कंसिडर कर रहे हैं तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेम्डा है। ठीक है, तो क्या हो गया, घूर्णन के कारण जी का मान क्या हो गया, कम हुआ। लेकिन घूर्णन अगर बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा, पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुव पर तो हमारे पास जी का मान वही रहेगा। ध्रुव को छोड़कर हमारे पास पृथ्वी पर जितने बिंदु है, सारे बिंदुओं पर, ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी पर जितने बिंदु है, सारे बिंदुओं पर जी का मान क्या होता है, पहले से बढ़ जाता है। एक और पॉइंट देखें कि अगर हम इस पृथ्वी का कोणीय वेग अगर बढ़ा दें, क्या कर दें अपन, पृथ्वी का कोणीय वेग अगर हम बढ़ा दें तो जी का मान भी क्या होगा हमारे पास में, ध्रुवों को छोड़कर आभासी भार क्या होगा हमारे पास में, घट जाता है। प्रभावी त्वरण देखा बेटा हमने, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और कितना था, cos स्क्वायर लेम्डा। सवाल है, बोल रहा है कि ओमेगा बढ़ा दो भैया, क्या कर दो, ओमेगा बढ़ा दो। जब हमने ओमेगा बढ़ा दिया, जब हमने ओमेगा बढ़ाया तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारे पास, कम हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर हमारे पास इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्रुव को छोड़कर पृथ्वी पर जितनी बिंदु है, सारे बिंदुओं पर क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, घट जाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट।
आभासी भार। आभासी भार का मतलब है, या फिर भारहीनता की स्थिति का मतलब हमारे पास ये होगा कि उस वस्तु का प्रभावी भार या आभासी भार क्या हो जाए हमारे पास में, शून्य हो जाए। उस वस्तु का आभासी भार या प्रभावी भार क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर मैं वस्तु का प्रभावी भार देखूं तो mg डैश इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेमडा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आभासी भार शून्य हो जाए, यानी कि इस mg डैश का मान कितना हो जाए, जीरो हो जाए। mg डैश का मान मैंने जीरो लिखा तो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेमडा। तो यहां से अगर बेटा हम ओमेगा की वैल्यू देखें तो ओमेगा कितना आ गया, 1/cos लेमडा अंडर रूट g अपॉन r। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पृथ्वी इस कोणीय चाल से घूमने लग जाए, किससे घूमे, 1/cos लेमडा अंडर रूट जी आर ई से घूमने लग जाए, तो लेमडा अक्षांश पर जो वस्तु रखी हुई है वो वस्तु क्या हो जाएगी, हमारे पास में भारहीन हो जाएगी। चाहो तो इसको मैं एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर लेमडा बराबर कितना हो गया, 0, तो ओमेगा का मान कितना हो गया, अंडर रूट ओमेगा का मान कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट जी अपॉन आर ई। यहां से बेटा मैंने जी का मान पुट किया 10 और आर ई कितना 6400, तो कितना आ जाएगा 1/800, या बोले तो 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, जब हमारे पास में पृथ्वी इस कोणीय चाल से घूमने लग जाएगी, पृथ्वी जब इस कोणीय चाल से घूमने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखी हुई है ये वस्तु क्या हो जाएगी, हमारे पास में भारहीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारे पास में ये वस्तु भारहीन हो जाएगी। कब होगी, जब पृथ्वी इस कोणीय चाल से घूमने लग जाए। एक सवाल में इसकी और हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ये है बेटा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस कोणीय चाल से घूमे कि भूमध्य रेखा पर, कहां पर बेटा, भूमध्य रेखा पर वस्तु जो है भारहीन महसूस करे, और इस स्थिति में पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखो जरा, अगर अपन पृथ्वी की कोणीय चाल देखें तो कोणीय चाल क्या थी हमारे पास, रिजल्ट कैलकुलेट किया था 1/cos लेमडा अंडर रूट जी अपॉन कितना था बेटा, हमारे पास r था। ठीक है, यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो लेमडा की ओमेगा, लेमडा कितना है, भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री, तो यहां पर ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट जी अपॉन कितना हो गया हमारे पास r। ठीक है, तो कोणीय चाल क्या होगी हमारे पास में, कोणीय चाल क्या होगी, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन r, और इसका मान ज्ञात किया था हमने 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, या फिर क्या बोला था हमने 1/800 रेडियन पर सेकंड आया। ठीक है, अब देखो जरा, सवाल हमसे बोल रहा है कि इस स्थिति में हमारे पास जो है इसका पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होगा, अपने अक्ष पर घूर्णन का आवर्तकाल क्या होगा ये हमें बताना है। तो t बराबर कितना होगा हमारे पास 2π ओमेगा आवर्तकाल, ओमेगा का मान अगर अपन पुट करें तो 2π और कितना हो गया 1/800, या बोले तो कितना हो गया हमारे पास 1600 पाए, और किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अगर इसको आवर्स में अगर चेंज करें तो ये आवर्स में आ जाएगा हमारे पास 1.4 आवर्स। कितना आ जाएगा 1.4 आवर्स। अगर पृथ्वी इस कोणीय चाल से घूमने लग जाए तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने का उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा हमारे पास 1.4 आवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक सवाल और देख लेते हैं अपन। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूमने की वह चाल ज्ञात कीजिए ताकि भूमध्य रेखा पर किसी मनुष्य का भार इस समय के भार का, यानी कि उसके प्रारंभिक भार का जब घूर्णन नहीं कर रही थी उसका कितना हो जाए, 3/5 गुना हो जाए। प्रभावी भार हमने देखा था mg डैश बराबर कितना था हमारे पास, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, और कितना था बेटा cos स्क्वायर लेमडा। अब सवाल में अगर देखें तो सवाल में बोल रहा है कि लेमडा बराबर 0 डिग्री, कहां पर, भूमध्य रेखा पर, प्रभावी भार यानी कि इस mg डैश का मान प्रारंभिक मान का कितना हो जाए, 3/5 गुना हो जाए। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, ये कितना हो गया 3/5 mg किसके बराबर हो गया, mg माइनस m बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, और लेमडा का मान कितना पुट कर दें बेटा हम यहां पर, लेमडा 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास मान, ये उधर चला जाएगा, इधर आ गया हमारे पास में। तो यहां से अगर अपन देखें इसकी तो m ओमेगा स्क्वायर r और कितना हो गया mg माइनस 3/5 mg, कितना हो गया हमारे पास mg माइनस 3/5 mg यानी कि 2/5 mg, कितना हो गया बेटा हमारे पास 2/5 mg हो गया। ठीक है,
यहां से सॉल्व इस mg से mg चला गया, ओमेगा का मान अगर देखें अपन तो कितना हो गया √2/5 और कितना हो जाएगा हमारे पास GR हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास √2/5 GR हुआ।